हेलो दोस्तों, वैदिक गुरु चैनल पर आपका स्वागत है। आज की इस कक्षा में आप हिंदी शिक्षण और गद्यांश पढ़ेंगे जो प्रैक्टिस सेट 3 के अंतर्गत है और ये सीटेट 2023 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि आज का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है 1 जनवरी 2022 का पेपर है ये। ठीक है, तो इसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं वो इंक्लूड हैं और 1 से 30 क्वेश्चन, ठीक है, कुल 30 क्वेश्चंस करेंगे इसमें आज हम। तो सबसे पहले इसमें हम गद्यांश पढ़ेंगे। नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्न के सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प को चुनिए। मित्रता संसार की सबसे बड़ी नियामत है। पहले तो आप एक चीज़ समझ लीजिए कि जब भी आपको एग्जाम में गद्यांश आएगा पढ़ने के लिए, आप उसको कम से कम 2 से 3 बार रीड करोगे, तब आपको क्वेश्चन के आंसर अच्छे से समझ में आएंगे। तो अब आइए हम पढ़ते हैं। मित्रता संसार की सबसे बड़ी नियामत है। नियामत मतलब दुर्लभ वस्तु, ईश्वर द्वारा दिया गया वैभव, ठीक है, जो बहुमूल्य होता है उसको नियामत कहते हैं। सच्चा मित्र कौन है? जो सदाचारी और विश्वास पात्र हो, जो आवश्यकता पड़ने पर मदद के लिए सदैव तत्पर है, दोषों को बताने से भी हिचकिचाए नहीं और गुणों का बखान करते समय गर्व का अनुभव करे। वास्तव में सच्चा मित्र तो वही है जो हमारी गलतियों को बताए और सुधार का मार्ग दिखाए। तुलसीदास जी ने भी कहा है कि सच्चा मित्र वही है जो अपने मित्र के दुख में दुखी हो, अपने बड़े से बड़े दुख को धूल के कण के समान और मित्र के कण के समान दुख को बड़ा दुख समझे। मित्र को बुरे मार्ग से हटाकर अच्छे मार्ग पर लाए, मित्र के गुण प्रकट करे और उसके अवगुणों को अपने तक ही सीमित रखे। विपत्ति के समय जो 100 गुणा स्नेह करे, लेन देन में शंका ना रखे और अपनी शक्ति के अनुसार सदा हित करता रहे। वास्तव में सच्चे मित्र की पहचान विपत्ति के समय ही होती है। धन रहने पर तो सभी मित्र बनना चाहते हैं, पर गरीबी आने पर एक एक करके सब कन्नी काटते हैं। पर सच्चा मित्र इससे ऊपर होता है। तो ये रहा गद्यांश। अब हम इसके क्वेश्चंस करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है, गद्यांश के आधार पर संसार की सबसे बड़ी देन है। सबसे बड़ी देन सबकी संसार की क्या है? तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, मित्रता संसार की सबसे बड़ी नियामत है। दुर्लभ वस्तु जो दी हुई होती है ईश्वर द्वारा, प्रकृति द्वारा, उसको नियामत कहते हैं, मतलब देन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मित्रता। देखिए ऑप्शन देखेंगे। अब ऑप्शन में क्या दिया है, गद्यांश के आधार पर संसार की सबसे बड़ी देन है मित्रता, शत्रुता, पास पड़ोस, रिश्तेदार। तो इसमें किसकी बात कही गई है? मित्रता की बात कही गई है। तो ये राइट हो जाएगा, मित्रता संसार की सबसे बड़ी देन है। अब देखिए मित्रता को थोड़ा देखते हैं, इसमें क्या है, मित्र प्लस ताप प्रत्यय लगा हुआ है, ठीक है, इसमें प्रत्यय है, ताप प्रत्यय। व्याकरण के जो क्वेश्चंस होंगे ना उसमें आ सकते हैं। और देखिए मित्रता का जो विपरीत होता है विलोम, वो शत्रुता हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें ताप प्रत्यय लगा हुआ है। प्रत्यय क्या होता है? जो बाद में जुड़ता है, उपसर्ग पहले जुड़ता है। प्रत्यय बाद में जुड़ता है, उपसर्ग पहले जुड़ता है शब्द के। इसके बाद देखिए सेकेंड क्वेश्चन, उपर्युक्त गद्यांश में किस कवि का उल्लेख किया गया है? पहला सूरदास, कुंभनदास, तुलसीदास, कालिदास। तो देखेंगे यहाँ पर, देखिए लिखा है तुलसीदास जी ने कहा है कि सच्चा मित्र वही है जो अपने मित्र के दुख में दुखी हो। तो किसकी बात कही गई है? तुलसीदास की बात कही गई है। तो ये तो बहुत इजी सा है, ऊपर ही दिख गया। तो इसका राइट आंसर 3rd नंबर हो जाएगा, तुलसीदास, ठीक है। अब थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं, इनके कौन है ये सब। तो सबसे पहले सूरदास के बारे में जानते हैं। सूरदास थे जन्मांध,
जन्म से ही अंधे थे ये, और ये भक्ति काल के कवि थे। इनकी रचनाएं जो हैं वो हो जाएंगी सूरसागर, सूरसारावली, साहित्य लहरी, ठीक है। ये सारी रचनाएं जो हैं वो सूरदास जी की थी। सूरदास भक्ति काल के कवि थे। इसके बाद देखिए कुंभन दास के बारे में। कुंभन दास कौन थे? कुंभन दास अष्टछाप के कवि थे। इनकी रचना है राग, कल्पद्रुम, ठीक है, और भी रचनाएं हैं इनकी आदि। इसके बाद तुलसीदास जी के बारे में देखिए। तुलसीदास कौन है? तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखा है। ये हिंदी साहित्य के बहुत बड़े कवि थे। इन्होंने रामचरित मानस लिखा है, ठीक है। और भी इनकी रचनाएं हैं, विनय पत्रिका हो गई, कवितावली हो गई, ये सब इनकी रचनाएं हैं। इसके बाद देखिए कालिदास जो संस्कृत के महान कवि व नाटककार थे। तो कालिदास जी ने क्या लिखा है? अभिज्ञान शाकुंतलम लिखा है। दुष्यंत और शकुंतला की कहानी है इसमें, ये मुख्य था अभिज्ञान शाकुंतलम, ठीक है। इसके बाद देखिए विक्रमोर्वशीयम भी इनकी रचना है। विक्रमोर्वशीयम, ठीक है। मालविकाग्निमित्रम हो गई, कई रचनाएं हैं इनकी भी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 3rd नंबर तुलसीदास। आपका सच्चा मित्र कौन है? तो आपका सच्चा मित्र देखिए, ऑप्शन देख लेते हैं पहले। जो कठिन समय में आपका साथ दे, जो केवल खुशहाली में आपका साथ दे, जो आपके गुणों का वर्णन करता रहे, जो सबके सामने आपकी गलतियां बताए। थर्ड क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा, सच्चा मित्र कौन है? सदाचारी, विश्वास पात्र हो, जो आवश्यकता पड़ने पर मित्रता के आवश्यकता पड़ने पर मदद के लिए सदैव तत्पर है, दोषों को बताने के से भी हिचकिचाए नहीं और गुणों का बखान करते समय गर्व का अनुभव करे। तो इसमें क्या हो जाएगा? आवश्यकता पड़ने पर मदद के लिए सदैव तत्पर रहे। देखिए इसमें ऐसा कुछ आंसर है, जो कठिन समय में आपका साथ दे, जो केवल खुशहाली में आपका साथ दे, जो आपके गुणों का वर्णन करे, जो सबके सामने आपकी गलतियां बताए। नहीं, सच्चा मित्र वही है जो कठिन समय में, मतलब जब आपको आवश्यकता पड़े तो आपकी मदद करे, तो जो कठिन समय में आपका साथ दे। इसका राइट आंसर 1st नंबर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए 4 नंबर क्वेश्चन, अपने बड़े से बड़े दुख को धूल के कण के समान समझना वाक्य का क्या भाव है? तो 4 क्वेश्चन, इसका ऑप्शन देखिए। अपने दुख को मिट्टी के समान समझना, अपने दुख को छोटे से छोटा समझना, अपने दुख को बहुत बड़ा समझना, अपने दुख को घातक समझना। तो देखिए सब अपने बड़े से बड़े दुख को धूल के कण, धूल का कण कैसा होता है? छोटा होता है। तो अपने दुख को छोटा समझना, छोटे से छोटा समझना, धूल के कण के समान समझना मतलब, धूल के कण के समान समझना मतलब छोटा समझना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 2nd नंबर, अपने दुख को छोटे से छोटा समझना। इसके बाद देखिए 5th नंबर क्वेश्चन, यदि आपका मित्र गलत राह पर जा रहा है तो मित्र के साथ में आपका क्या दायित्व है? सभी के सामने उसके कार्यों के लिए फटकार लगाकर सुधरने के लिए कहना, उसे एकांत में सही राह पर चलने के लिए समझाना, अपने काम से काम रखना, उसे उसके हाल पर छोड़ देना। तो देखिए जो 5th नंबर का क्वेश्चन है उसमें क्या हो जाएगा कि उसे एकांत में सही राह पर चलने के लिए समझाना। यदि आपका मित्र गलत राह पर जा रहा है तो मित्र के साथ आपका दायित्व है
कि उसे एकांत में सही राह पर चलने के लिए समझाना। सेकंड नंबर सही हो जाएगा। ऑप्शन देख लेते हैं। सभी के सामने उसके कार्यों के लिए फटकार लगाना गलत बात है। ये सभी के सामने करेंगे तो अच्छा नहीं है, ये सही नहीं है। अपने काम से काम रखना बिल्कुल नहीं। जब अपने काम से काम रखेंगे तो फिर मित्रता कैसी, उसे उसके हाल पर छोड़ देना गलत बात, ये भी नहीं हो सकता। तो इसका राइट आंसर सेकंड नंबर हो जाएगा। निम्नलिखित में से अब देखिए, इसमें थोड़ा देख लीजिए, यहाँ पर एकांत है ना, एकांत, एक प्लस अंत, अका सवर्ण दीर्घा, अक के बाद अका है तो सवर्ण दीर्घ हो जाता है, तो इसमें दीर्घ संधि हो जाएगी। क में आ रहा, ये अंत है तो दीर्घ संधि हो जाएगी। इसके बाद देखिए, ये क्या है, एक एकांत विशेषण शब्द है, ठीक है। इसके बाद देखिए 6 नंबर, निम्न में से समूह से भिन्न शब्द है। दुख, प्रसन्न, दुखी, प्रसन्न, विश्वसनीय, शंका। तो देखिए दुखी, दुखी में क्या है, दुख प्लस ई प्रत्यय, ई प्रत्यय जुड़ा है, ठीक है। इसका जो विलोम हो जाएगा वो सुखी हो जाएगा, दुखी का। इसके बाद देखिए ये प्रसन्न, प्रसन्न का क्या हो जाएगा, अप्रसन्न हो जाएगा। इसका जो विलोम होगा वो अप्रसन्न हो जाएगा। विश्वसनीय, इसका समानार्थी क्या हो जाएगा, भरोसा हो जाएगा। इसमें क्या है, विश्वास प्लस नीय प्रत्यय, ठीक है। इसमें नीय प्रत्यय जुड़ा हुआ है। विश्वास का विलोम क्या हो जाएगा, अविश्वास हो जाएगा। विश्वसनीय मतलब अविश्वसनीय हो जाएगा इसका विलोम। इसके बाद देखिए शंका, शंका के बारे में, तो शंका क्या है, ये एक विशेष्य है, ठीक है, विशेष्य शब्द है शंका। विशेष्य क्या होता है, विशेषण जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है उसको विशेष्य कहते हैं। जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को विशेषण बताता है, ठीक है, उसको विशेष्य कहते हैं। जैसे राधा सुंदर है तो इसमें राधा क्या हो गई, विशेष्य हो जाएगा। तो और शंका का जो है विलोम क्या हो जाएगा, इसका विलोम जो हो जाएगा वो हो जाएगा निस्संदेह, जिस पे संदेह ना करें। शंका, भय, संशय, ये सब शंका हो जाएगी। तो इसमें जो समूह में भिन्न शब्द है वो हो जाएगा 4th नंबर शंका। दुखी, प्रसन्न, विश्वसनीय, ये सब एक हैं और ये अलग जो है वो शंका अलग हो जाएगी। सीमित का विलोम क्या हो जाएगा, सीमित का विलोम हो जाएगा असामान्य होगा, असमान होगा, असीमित होगा या फिर परिसीमित होगा। तो सीमित में देखिए, सीमित में क्या है, सीमित में देखिए इसका जो विलोम हो जाएगा वो हो जाएगा असीमित, ठीक है। और असीमित में अप्रत्यय, सॉरी आ उपसर्ग हो जाएगा, ठीक है, ये उपसर्ग है, प्लस सीमा ये हो जाएगा मूल शब्द हो जाएगा, और इत ये हो जाएगा प्रत्यय, ठीक है, ये प्रत्यय हो जाएगा। असीमित क्या है, एक विशेषण शब्द है। सीमत प्लस इत, सीमा का क्या हो जाएगा, सीमित में हो जाएगा सीमा, सीमा प्लस इत प्रत्यय, सीमित में सीमा प्लस इत प्रत्यय, ठीक है। सीमित में सीमा प्लस इत प्रत्यय हो जाएगा, इसका विलोम हो जाएगा असीमित, असीमित इसका विलोम हो जाएगा। असीमित में बता दिया, उपसर्ग है, सीमा मूल शब्द है और इत प्रत्यय है। इसके बाद
परिसीमित में आप देख, इसके बाद देखिए असामान्य देख लीजिए। तो असामान्य में क्या है, आ उपसर्ग है, ठीक है, आ उपसर्ग हो गया प्लस सामान्य मूल शब्द हो गया, ठीक है। इसके बाद देखिए, इसके बाद क्या आएगा, असमान हो गया। असमान के बारे में देख लीजिए थोड़ा, इसमें क्या है, आ उपसर्ग हो गया और समान जो हो गया वो मूल शब्द हो गया, असमान भी विशेषण हो गया एक। इसके बाद लास्ट है परिसीमित, परि उपसर्ग प्लस सीमित मूल शब्द, ठीक है, ये भी विशेषण है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सीमित का विलोम असीमित। मार्ग शब्द है। अब मार्ग क्या है, ये एक तत्सम शब्द है, तद्भव है, देशज है, आगत है। तो सबसे पहले इसके बारे में देखिए, तत्सम तद्भव ये सब शब्द क्या होते हैं। तत्सम जो होता है वो जो संस्कृत का मूल शब्द, संस्कृत का मूल शब्द बिना परिवर्तन के यूज होता है, ठीक है। संस्कृत का मूल शब्द जो है वो हूबहू जो यूज हो जाता है उसको कहते हैं तत्सम। तद्भव क्या होता है, तद्भव वह है संस्कृत का वह रूप, थोड़ा इसके बारे में देख लीजिए उदाहरण तत्सम के बारे में। तत्सम में जैसे अग्नि हो गया, ठीक है, अश्रु हो गया, अश्रु, ठीक है, ये सब क्या हो जाएंगे, गृह हो गया, तो ये सब तत्सम हो जाएंगे। हिंदी भाषा में संस्कृत के कुछ शब्द होते हैं जो मूल रूप से ज्यों का त्यों ही यूज होते हैं, मतलब अग्नि, अश्रु, तो ये सब संस्कृत वर्ड है, ठीक है। तो ये सब क्या हो जाएंगे, आपके मूल शब्द हैं, तत्सम है, अग्नि, अश्रु, तो ये तत्सम है। और इसके बाद देखिए तद्भव, तद्भव में देखिए तद्भव क्या है, तत् धन भव, तत् धन भव, ये क्या है, संस्कृत से उद्भव हुआ है, संस्कृत से उत्पन्न, संस्कृत से उत्पन्न, उद्भव लिखा है ना इसमें, तत्दन भव, उद्भव मतलब जिसका विकास हुआ। संस्कृत के ऐसे शब्द जो संस्कृत से निकल कर वो हिंदी में यूज होते हैं। जैसे देखिए आग हो गया, तद्भव में आग, अग्नि था ना, अग्नि, अग्नि तत्सम था, तो अग्नि का तद्भव क्या हो गया, ये तत्सम है, ये तद्भव हो गया, आग हो गया। इसके बाद देखिए आँख, ठीक है, आंचल, ये सब आपके तद्भव शब्द हो गए। श्रृंगार होता है ना, श्रृंगार, इसका तद्भव हो जाएगा सिंगार, ये सब आपके तद्भव शब्द हो गए। अब इसके बाद देखिए देशज क्या होता है, देशज वो होता है अपने देश की बोलचाल की भाषा, ठीक है, अपने ही देश की बोलचाल की भाषा जो बोले जाने में यूज होती है वही देशज हो जाएगी। देशी भाषा जिनमें मूल शब्द का पता ना हो पर शब्द प्रचलन में हो, जैसे देखिए देशज में हो जाएगा, एग्जाम्पल दे रही हूँ बस, लोटा हो गया, कटोरा हो गया, डिबिया हो गई, भात हो गया, आदि ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जो देशज में यूज होते हैं, ठीक है। देसी हम बोलचाल की भाषा में जो शब्द यूज होते हैं उसको देशज कहते हैं। इसके बाद देखिए आगत शब्द क्या है, आगत वो शब्द है एक भाषा में उत्पन्न शब्द दूसरी भाषा में बिना अनुवाद के प्रयोग, ठीक है, एक भाषा में शब्द उत्पन्न हुआ और दूसरी भाषा में भी वही अनुवाद के प्रयोग, बिना अनुवाद के जब वही यूज़ किया जाता है तो वही क्या हो जाता है, आगत शब्द। जैसे देखिए इंग्लिश में डॉक्टर लिखते हैं ना, एक भाषा ये हो गई इंग्लिश, अंग्रेजी। अब देखिए हिंदी में कैसे डॉक्टर, वही डॉक्टर, प्रोनाउंसिएशन वही हुआ ना, डॉक्टर,
लिख दिया। अब देखिए ये दोनों, ये इंग्लिश हो गई, ये हिंदी हो गई, तो हमने क्या किया, इंग्लिश को हूबहू वही हिंदी में लिख दिया। अब इसके बाद रेडियो देखिए, रेडियो ये भी देखिए, इंग्लिश में रेडियो ही लिखा जाता है, हिंदी में भी वही यूज़ किया जाता है। गैस हुआ, ठीक है, ये सब शब्द आदि ऐसे शब्द हैं जो आगत कहे जाते हैं। अब इसमें पहले देख लीजिए मार्ग शब्द। तो मार्ग शब्द ये क्या है, मार्ग शब्द एक तत्सम शब्द है, इसका राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा। अब इसका तद्भव बनाएंगे तो इसका तद्भव हो जाएगा मार्ग, ठीक है, मार्ग का जो तद्भव होगा वो मार्ग हो जाएगा। मार्ग मतलब रास्ता, पथ, सड़क, ये सब हो जाएंगे। इसके बाद देखिए अब दूसरा गद्यांश पढ़ेंगे। अब निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए तथा पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। मनुष्य ही प्रकृति के विनाश का कारण बनता जा रहा है। प्रकृति ने मनुष्य का ही नहीं अपने सभी प्राणियों को सुख और संतोषपूर्वक जीवन बिताने के सभी साधन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराए हैं। अन्य जीव आज भी प्रकृति से आज भर के लिए साधन पाना चाहते हैं, जबकि मनुष्य आज ही जाने तक के लिए साधन आज पाना चाहता है। उसे भले ही सोने के लिए 2 गज जमीन जरूरी हो, मगर वह फर्लांगों में फैले बंगले का निर्माण करता है। भले ही इसके लिए कितने ही पेड़ क्यों न काटने पड़े, भले ही इससे प्रकृति के अनंत जीव बेआसरा क्यों न होते हों, भले ही प्रकृति प्रदूषित होती हो, मगर वह यहाँ से वहाँ अन्य प्राणियों की भांति पाँव पाँव नहीं प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों में ही जाएंगे, मतलब पैदल नहीं जाएंगे। वो क्या करेंगे, पाँव पाँव मतलब पैदल नहीं जाएंगे। वो प्रदूषण फैलाने के लिए थोड़ी भी दूर जाना होगा ना, तो वो वाहनों का यूज़ करते हैं। इससे क्या होता है, प्रदूषण फैलता है। उससे इससे कोई अंतर नहीं पड़ता कि आने वाली पीढ़ियाँ कहाँ रहेंगी, कैसे रहेंगी, प्रकृति से कुछ पा सकेंगी या नहीं। वह तो आज ही अपनी विलासिता के लिए, अपनी सनक के लिए, अपनी फिजूल खर्ची की आदत के वशीभूत हो प्रकृति का अधिक से अधिक दोहन कर लेना चाहता है। ठीक है, ये रहा प्रकृति के बारे में, मनुष्य जो कर रहा है प्रकृति के साथ। तो देखिए इसमें देखेंगे क्वेश्चन 9 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, तो 9 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि उसे इससे अंतर नहीं पड़ता। ये देखो यही था कि उससे इससे कोई अंतर नहीं पड़ता कि आने वाली पीढ़ियां कहाँ रहेंगी, कैसे रहेंगी। रेखांकित शब्द के स्थान पर क्या प्रयोग कर सकते हैं। अब देखिए अंतर की जगह पर क्या यूज कर सकते हैं, समानार्थी शब्द। जिसको याद होगा वो ये आराम से कर लेगा। देखिए ये व्याकरण का क्वेश्चन आया ना, जो कहते हैं कि सीटेट में व्याकरण नहीं आता है, बिल्कुल आता है। तो अंतर नहीं पड़ता, इसकी जगह हम क्या समानता यूज कर सकते हैं, फर्क या दायित्व या जिम्मेदारी। तो इसमें हम अंतर की जगह पर हम फर्क शब्द यूज कर सकते हैं। ठीक है, फर्क क्या है, ये एक अरबी भाषा है, अरबी भाषा है, अरबी भाषा का शब्द है। ठीक है, अरबी भाषा का शब्द है फर्क। इसका अर्थ भेद, विभिन्नता। उसके बाद देखिए ये करके सारे शब्द के बारे में जान लेते हैं। दायित्व, जिम्मेदारी, कार्यभार। ठीक है, ये सब दायित्व हो गया। समानता मतलब जानती हो, समान प्लस ताप प्रत्यय, समान। जितनी बार आप रिवाइज करोगे ना आपको उतनी बार याद आ जाएगा, ताप प्रत्यय। ठीक है, तो समानता। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फर्क। अंतर नहीं पड़ता, रेखांकित शब्द के स्थान पर क्या प्रयोग कर सकते हैं, फर्क प्रयोग कर सकते हैं। अब देखिए 10 नंबर का क्वेश्चन, विनाश का विलोम शब्द। विलोम क्या है, विनाश विनाशकारी होगा, सर्वनाश होगा, सृजन होगा, या फिर
विसर्जन होगा। तो विनाश जो है इसका विलोम शब्द हो जाएगा। विनाशकारी तो समानार्थी, फिर ये सर्वनाश और विसर्जन ये सब सेम है। इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा उसका हो जाएगा 3rd नंबर। सृजन, सृजन का मतलब क्या होता है? सृजन का अर्थ होता है निर्माण, रचना, ठीक है, ये सब सृजन के अर्थ हैं ये। अब देखिए इसमें विनाश, देखिए विनाश में वि उपसर्ग है प्लस नाश मूल शब्द, ठीक। विनाशकारी, विनाशकारी का अर्थ क्या होता है? अंत करने वाला, ठीक है, इसका अर्थ हो गया अंत करने वाला। और इसका जो विलोम हो जाता है, विलोम हो जाएगा विनाशकारी का परोपकारी। एक विशेषण शब्द है परोपकारी, ठीक है। विनाश, उसके बाद देखिए विसर्जन, विसर्जन, अच्छा एक बार सर्वनाश देख लीजिए। सर्वनाश के बारे में इसका अर्थ क्या हो जाएगा? तबाही, मतलब आप समानार्थी भी बोल सकते हो, बर्बादी। इसके बाद देखिए विसर्जन, विसर्जन में वि उपसर्ग होगा प्लस सर्जन मूल शब्द हो जाएगा। विसर्जन का जो विलोम होता है, विसर्जन का विलोम क्या होता है? आवाहन होता है। आवाहनम न जानामि मंत्र बोला जाता है ना, तो ये विसर्जन का जो उल्टा होता है वो आवाहन, बुलाना। विसर्जन मतलब त्याग देना, छोड़ देना, इसका अर्थ हो गया। अब इसका जो राइट आंसर हो जाएगा विनाश का, वो हो जाएगा सृजन। सृजन मतलब निर्माण करना, रचना करना। अब इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे, पेड़ों की अत्यधिक कटाई का प्रभाव किस पर पड़ेगा? तो 11 क्वेश्चन का देखेंगे पैसेज में आंसर देखेंगे, इसका ढूंढेंगे। देखिए अन्य जीव संतोषपूर्वक जीवन बिताने के लिए साधन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराए हैं। प्रकृति ने अन्य जीव आज भी प्रकृति से आज भर के लिए साधन पाना चाहते हैं, जबकि मनुष्य आज ही जाने तक के लिए साधन आज पाना चाहता है। तो जो 11 नंबर है उसका जो राइट आंसर हो जाएगा, उसे भले ही सोने के लिए 2 गज जमीन जरूरी हो, मगर वह फरलांगों में फैले बंगले का निर्माण करता है। तो देखिए 11 नंबर, पेड़ों की अत्यधिक कटाई का प्रभाव किस पे पड़ेगा? वन्य पक्षियों और मनुष्य सब पर पड़ेगा, क्योंकि देखिए प्रकृति ने मनुष्य का ही नहीं अपने सभी प्राणियों को सुख और संतोष पूर्वक जीवन बिताने के लिए साधन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराए हैं। जब प्रकृति ने सबका नाम ले लिया, सभी प्राणियों और मनुष्य का, तो इसमें क्या आ जाएगा? इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा उसमें मनुष्य भी आ जाएगा, प्राणी भी आ जाएगा। प्राणी में पशु पक्षी सब आ जाएंगे। तो इसमें देखिए राइट आंसर हो जाएगा वन्य जीवों पर, पक्षियों पर, मनुष्य पर, या फिर वन्य जीव, पक्षियों तथा मनुष्य सभी में आ जाएगा 4th नंबर, वन्य जीवों, पक्षियों तथा मनुष्य सभी पर। उसके बाद देखिए 12 नंबर क्वेश्चन, अपनी आने वाली पीढ़ियों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए हमें क्या कदम उठाना होगा? संसाधनों का अपव्यय करना होगा। सबसे पहले अपव्यय का मतलब समझिए, अपव्यय का अर्थ होता है फिजूल खर्च, ठीक है, फिजूल खर्च, अपव्यय। अप उपसर्ग हो जाएगा इसमें, व्यय, ठीक है, मूल शब्द हो जाएगा। अपव्यय का विलोम क्या होगा? मितव्यय, ठीक है। इसके बाद देखिए वर्तमान में जिस गति से संसाधनों का प्रयोग कर रहे हैं, उस गति से भविष्य में
भी प्रयोग करना होगा। संसाधनों का अभी से अपने घरों में भंडारण करना होगा। आने वाली पीढ़ियों के लिए धरोहर के रूप में संसाधन का संरक्षण करना होगा। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि अपने आने वाली पीढ़ियों को सुरक्षित करने के लिए हमें क्या कदम उठाना होगा, तो इसका यहाँ पर देखेंगे, भले ही इससे प्रकृति के अनंत जीव बेआसरा क्यों न होते हों, भले ही प्रकृति प्रदूषित होती हो, मगर वह यहाँ से वहाँ अन्य प्राणियों के पाँव की भांति पाँव नहीं प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों से ही जाएंगे। उसे इससे कोई अंतर नहीं पड़ता कि आने वाली पीढ़ियाँ कहाँ रहेंगी, कैसे नहीं, प्रकृति से कुछ पा सकेंगी या नहीं। तो वह तो आज भी अपनी विलासिता के लिए, अपनी सनक के लिए, अपनी फिजूल खर्ची की आदत के वशीभूत हो प्रकृति का अधिक से अधिक दोहन कर रहा है। तो जो दोहन कर रहा है प्रकृति का अधिक से अधिक, तो और अपनी आने वाली पीढ़ियों के बारे में कुछ नहीं सोच रहा है, तो आने वाली पीढ़ियों के बारे में सोचना होगा। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि अपने आने वाली पीढ़ियों के भविष्य को सुरक्षित, उसमें क्या निगेटिव बात की गई है, लेकिन पीढ़ियों को भविष्य में सुरक्षित करने के लिए क्या कदम उठाना होगा। अपव्यय आ गया तो देखिए ये भी निगेटिव वर्ड हो गया, ठीक है, फिजूल खर्ची हो गया। वर्तमान में जिस गति से संसाधन का प्रयोग हो रहा है उसी गति से अगर हम भविष्य में उसी गति से प्रयोग करते रहे तब तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। संसाधनों का अभी से अपने घरों में भंडारण, कितना भंडारण करेंगे। तो इसका जो सबसे राइट आंसर हो जाएगा 4th नंबर हो जाएगा कि आने वाली पीढ़ियों के लिए धरोहर के रूप में, धरोहर मतलब धन्य संपत्ति को सुरक्षित रखना, ठीक है। तो धरोहर के रूप में संसाधनों का संरक्षण करेंगे। संरक्षण का जो है आरक्षण, सम, इसमें संरक्षण में क्या हो जाएगा, सम उपसर्ग हो जाएगा, रक्षण जो है वो मूल शब्द हो जाएगा। तो अपनी आने वाली पीढ़ियों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए हमें अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए धरोहर के रूप में संसाधन का संरक्षण करना होगा। पेड़ पौधे लगाने होंगे, ऐसे बहुत सारे काम। इसके बाद देखिए पाँव शब्द है। पाँव शब्द क्या है, ये एक पुनरुक्त शब्द है, विलोम शब्द है, रूढ़ शब्द है, तत्सम शब्द है। 13 क्वेश्चन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा पुनरुक्त शब्द। पुनरुक्त शब्द क्या होता है, पुनरुक्त शब्द वह होता है जिसका हम एक ही शब्द का कई बार लगातार 2 बार प्रयोग करें, ठीक है। यहाँ पर पाँव हो गया तो ये 2 बार प्रयोग हुआ इसलिए ये पुनरुक्त शब्द हो गया। विलोम शब्द जानते हैं ये उल्टा हो जाएगा। रूढ़ शब्द क्या हो जाएगा, शब्द को खंड में करने पर अर्थ ना निकले। जैसे देखिए रूढ़ शब्द में नाक, कान, ठीक है, अगर आप इसको खंड करेंगे ना प्लस का तो इसका कोई अर्थ निकलेगा, ना प्लस का नहीं। तो इसका रूढ़ शब्द मतलब क्या हो जाएगा, जिस शब्द को खंड करने पर अर्थ ना निकले। इसके बाद तत्सम शब्द जानते ही हैं, संस्कृत का हूबहू यूज करना सब संस्कृत शब्द का। मनुष्य की क्या प्रवृत्ति है, आवश्यकता से अधिक साधनों का दोहन करना, प्रकृति अन्य प्राणियों की आवश्यकताओं का ध्यान रखना, अन्य जीवों के साथ समरस रहना और वर्तमान के लिए साधन पाना। तो जो 14 क्वेश्चन है इसका राइट, दोहन मतलब क्या होता है, दोहन का अर्थ हुआ उपयोग, ठीक है, इस्तेमाल करना, ये दोहन का अर्थ हो गया। इसके बाद समरस का अर्थ क्या होता है, समरस का अर्थ सभी को अपने समान समझना, ठीक है, अपने समान समझना, ठीक। तो इसका जो राइट आंसर है कि मनुष्य की क्या प्रवृत्ति है, 14 क्वेश्चन में फिजूल खर्ची की आदत से वशीभूत होकर अधिक से अधिक दोहन कर लेना चाहता है, वो प्रकृति का अधिक से अधिक दोहन, प्रकृति का अधिक से अधिक दोहन कर लेना चाहता है। तो 14 आंसर, क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आवश्यकता से अधिक साधनों का दोहन करना, फर्स्ट नंबर आंसर हो जाएगा इसका। इसके बाद देखिए 15 नंबर, इसमें से
प्रकृति के अनुकूल क्या है? प्रकृति पेड़ों की अंधाधुंध कटाई करना, आवश्यकता से अधिक संसाधनों का संग्रह करना, आवश्यकता से अधिक संसाधनों का दुरुपयोग करना, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करना। तो प्रकृति के अनुकूल क्या है? जो प्रकृति को सुरक्षित रख सके। अंधाधुंध पेड़ की कटाई करेंगे तो प्रकृति सुरक्षित होगी नहीं, निगेटिव है ये। आवश्यकता से अधिक संसाधनों का संग्रह करना, संसाधन को संग्रह करना नहीं। संसाधनों का दुरुपयोग करना तो बिल्कुल निगेटिव हो जाएगा, ये भी नहीं। प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करना, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा 4th नंबर। प्रकृति के अनुकूल क्या है? प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करना। व्याख्यात्मक तथा सूचनात्मक किसे कहेंगे? व्याख्यात्मक तथा सूचनात्मक विवरण को कहेंगे, सुप्तति को कहेंगे, या फिर प्रतिपादन को कहेंगे, या फिर वर्णन को कहेंगे। तो देखिए, सॉरी ये गलत इसमें मिसप्रिंट हो गया है, तो ये सुप्तति नहीं है, ये वृत्तांत है। ठीक है, ये वृत्तांत होगा। तो व्याख्यात्मक अथवा सूचनात्मक किसे कहेंगे? विवरण। व्याख्या होती है, व्याख्या करना मतलब विवरण करना। ठीक है, व्याख्या करना मतलब विवरण करना। तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, विवरण हो जाएगा, व्याख्या। इसके बाद वृत्तांत मतलब ब्यौरा देना। ठीक है, किसी चीज़ का हाल चाल देना, ब्यौरा देना। प्रतिपादन का मतलब अच्छी तरह समझाना। ठीक है, प्रतिपादन करना। वर्णन का मतलब आप जानते ही हैं। इसके बाद देखिए, इसके बाद देखिए 70 नंबर, लेखन की योग्यता में कमी जो विकृत हस्तलेखन से संबंधित है को क्या कहेंगे? लेखन वैकल्य कहेंगे, मतलब डिस्ग्राफिया। क्रिया वैकल्य डिस्प्राक्सिया। गणन वैकल्य डिस्कैलकुलिया। 4th नंबर वाचन वैकल्य डिसलेक्सिया। देखिए लेखन की योग्यता, लेखन वैकल्य। देखिए इतना इजी सा एकदम साफ साफ दिया है, लेखन डिस्ग्राफिया। तो इसका जो राइट आंसर 17 का हो जाएगा वो फर्स्ट हो जाएगा। क्रिया वैकल्य होगी तो डिस्प्राक्सिया होगा। गणना वैकल्य मतलब मैथ में जो प्रॉब्लम होती है। डिस्कैलकुलिया वाचन बोलने में। डिसलेक्सिया राइट आंसर इसका हो जाएगा, लिखने में डिस्ग्राफिया होता है। शिक्षिका विद्यार्थियों को कुछ पर्चियों पर अधूरे अधूरे वाक्य लिखकर देती है। विद्यार्थियों को प्रत्येक अधूरे वाक्य को उसके सही भाग से जोड़ना है। कक्षा में ऐसी गतिविधि कराने का क्या उद्देश्य हो सकता है? पहला, सही वाक्य विन्यास पर ध्यान केंद्रित करना, लेखों की रचना करना सिखाना, विराम चिन्हों पर ध्यान केंद्रित करना, या फिर 4th नंबर शिक्षार्थियों को अपने वाचन में सुधार करने योग्य बनाना। तो 18 क्वेश्चन जो है उसका जो राइट आंसर हो जाएगा वाक्य विन्यास। क्या कर रही है शिक्षिका? वो कुछ पर्चियों पर अधूरे अधूरे वाक्य लिख कर देती है। ठीक है, तो बच्चा क्या करेगा, उसके जो अधूरा वाक्य, बाकी का जो छूटा हुआ अधूरा वाक्य है उसको सही भाग, विद्यार्थियों को प्रत्येक अधूरे वाक्य को उसके सही भाग से जोड़ना है। तो इससे क्या होगा? वाक्य विन्यास। वाक्य विन्यास मतलब नियमों, सिद्धांतों एवं प्रक्रियाओं के द्वारा वाक्य बनाना। तो जब वाक्य विन्यास करेंगे तो इसमें क्या करेंगे? वाक्य की रचना करेंगे, तो अधूरे वाक्य को उसमें जोड़ेंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1st नंबर। इसके बाद देखिए 19 नंबर, शिक्षक अपने विद्यार्थियों को किसी एक अनुच्छेद का संपूर्ण अर्थ ग्रहण करने के लिए एक रिकॉर्डिंग सुनने के लिए कहता है, इसे क्या कहते हैं? तो देखिए 1st नंबर अवबोधन कर कार्य, मुख्य अंश सुनने के लिए श्रवण कार्य, भावार्थ जानने हेतु श्रवण कार्य, सरसरी तौर से श्रवण कार्य। शिक्षक क्या कर रहा है? वो संपूर्ण अर्थ ग्रहण करने के लिए रिकॉर्डिंग सुनने के लिए कहता है कि इसको तुम सुनो और उसका श्रवण करो, इसको सुनकर इसके अर्थ को ग्रहण करो। तो अवबोधन करना, मुख्य अंश सुनना, भावार्थ जानने हेतु श्रवण करना, सरसरी तौर पर श्रवण कार्य करना।
तो सरसरी तौर पर कैसे करेगा? सरसरी तौर पर एक बार वैसे से सुन लेगा तो बच्चा है छोटा ना, इतनी जल्दी थोड़ी समझ पाएगा। अब वो बोधन भी नहीं हो सकता, मुख्य अंश को सुनने के लिए श्रवण कार्य ये भी नहीं हो सकता। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, भावार्थ जानने हेतु तो श्रवण करना। जब बच्चा उसको सुनेगा तो इसमें क्या अर्थ ग्रहण करना लिखा है ना क्वेश्चन में, तो आप इससे इसको जो है जोड़ेंगे तो अर्थ ग्रहण करना मतलब भावार्थ, भाव अर्थ जानने हेतु तो उसको सुनना। श्रवण क्या हो जाता है? श्रवण ये जो है वो जो 4 श्रवण कौशल हैं, सॉरी 4 जो कौशल हैं, ठीक है, उसमें सबसे पहला क्या आ जाएगा? श्रवण हो जाएगा। फिर बोलना हो जाएगा। श्रवण मतलब सुनना, पहले सुनना हो जाएगा। सुबोपली होता है ना, सुबोपली, सुबोपली, ये 4 कौशल हैं, भाषा कौशल, ठीक है। तो ये सुनना, बोलना, पढ़ना, ली से लिखना। फर्स्ट नंबर पे सुनना, बोलना, फिर थर्ड नंबर, फर्स्ट ये, सेकंड ये, थर्ड ये, फोर्थ ये। तो बात को समझने की क्षमता करना, श्रवण में क्या क्या आता है? बात को समझने की क्षमता का विकास करना, फिर भाव को समझने की क्षमता का विकास करना, प्रसंग के अनुकूल भाव को समझना, चिंतन का विकास करना, ये सारी चीज़ें श्रवण कौशल में आती हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, भावार्थ को जानने हेतु श्रवण कार्य करना। इसके बाद 20 नंबर, वह गतिविधि जिसमें पठन सामग्री को सुनना, टिप्पणी लिखना और पठन सामग्री को पुनः लिखना सम्मिलित है, यह क्या कहलाती है? श्रुतलेख कहलाती है, मतलब सुनकर लिखो। आलेख, या फिर सुनी गई पाठ्य सामग्री को पुनः निर्मित करना। कथन विश्लेषण, जो कहा गया इसका विश्लेषण करना। 2 या 2 से अधिक भाषा का प्रयोग करना। जो 20 क्वेश्चन है इसका जो आंसर हो जाएगा, पहले तो देखिए टिप्पणी लिखना मतलब क्या होता है? सामग्री को सुनना, पठन सामग्री को सुनना, ये नॉर्मल है। टिप्पणी लिखना मतलब क्या होता है? संक्षिप्त लेख हो जाए, किसी चीज़ का संक्षिप्त रूप से लिखना, उसको टिप्पणी लेख बोलते हैं। तो पठन सामग्री को सुनना, टिप्पणी लिखना था, पठन सामग्री को पुनः लिखना, तो वो जो है गतिविधि क्या कहलाएगी? सुनी गई पाठ्य सामग्री को पुनः निर्मित करना। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 20 का, वो सेकेंड नंबर हो जाएगा कि सुनी गई पाठ्य सामग्री को पुनः निर्मित करना। सुने हुए के साथ स्वयं के विचार का निर्माण होता है, ठीक है। जब बच्चा सुनेगा उसके बाद उसको लिखेगा तो वो अपने विचारों का प्रयोग करेगा, क्योंकि वो उसके बारे में जान चुका है। संप्रेषण के दौरान 2 या 2 से अधिक भाषा का उपयोग करना, ठीक है। सुने हुए के साथ स्वयं के विचार का निर्माण करना, मतलब वो क्या करेगा? बातचीत के दौरान जो 2 या 2, वो क्या करेगा? मतलब उसने जो भी चीज़ें सुनी हैं वो उसको जब लिखेगा तो वो अपने विचारों का उसमें प्रयोग करेगा, विचारों का निर्माण करेगा अपने। और यहाँ पर देखिए 4th नंबर में 2 या 2 से अधिक भाषा का प्रयोग करना, इसका क्या मतलब हो गया? मतलब संप्रेषण के दौरान 2 या 2 से अधिक भाषा का उपयोग करना, बातचीत के दौरान जब 2 से अधिक भाषा का उपयोग करते हैं तो। लेकिन ये आंसर नहीं होगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सेकेंड नंबर। इसके बाद 21, मनुष्य भाषा अर्जन की क्षमता के साथ जन्म लेते हैं, यह कथन किससे संबंधित है? वाइगोत्स्की जी कहते हैं, फिर पियाजे, फिर चॉम्स्की, फिर ब्रूनर। तो चॉम्स्की ने भाषा अर्जन यंत्र दिया है, भाषा अर्जन यंत्र, भाषा अर्जन की क्षमता चॉम्स्की ने दिया है। इन्होंने क्या दिया है? भाषा अर्जन यंत्र दिया है। भाषा अर्जन क्षमता जन्मजात होती है, ऐसा इन्होंने कहा है। अब पियाजे के बारे में देखिए, पियाजे क्या कहते हैं? पहले विचार आएगा फिर भाषा आएगी। फिर और वाइगोत्स्की क्या कहते हैं? पहले भाषा आएगी, उल्टा ये दोनों जन बोलते हैं एक दूसरे का, फिर विचार आएगा। उसके बाद देखिए
ब्रूनर क्या कहते हैं, बच्चे अपनी अनुभूति ध्वन्यात्मक संकेत मतलब ध्वनि जो बोली जाती है उसके संकेत के द्वारा व्यक्त करता है। बच्चा जब छोटा होता है तो वो अनुभूति करता है, उसके बाद वो अपने ध्वनि आ करके, ठीक है, कुछ भी मतलब बड़बड़ा के वो अपनी भाषा को व्यक्त करता है जब बच्चा बहुत छोटा होता है। तो ऐसा ब्रूनर जी कहते हैं। इसके बाद देखिए 22, निम्नलिखित में से कौन सा समाज भाषा विज्ञान का हिस्सा नहीं है। समाज सत्तात्मक कारकों, सामाजिक, आर्थिक तथा राजनैतिक तथा भाषा परिवर्तन पर उनके प्रभावों का अध्ययन, बोलने से संबंधित कुछ विशेषताओं के प्रति लोगों के व्यवहारों का अध्ययन, बोलचाल की भाषा में ध्वनियों का अध्ययन, समाज में बोली के बारे में सामान्य दृष्टिकोण। तो जो 22 क्वेश्चन है इसका राइट आंसर हो जाएगा समाज भाषा विज्ञान का हिस्सा सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक तथा भाषा परिवर्तन पर उनके प्रभाव का अध्ययन होता है। ये सही है। बोलने से संबंधित कुछ विशेषताओं के प्रति लोगों के व्यवहार का अध्ययन, सही बात है। समाज में बोली के बारे में सामान्य दृष्टिकोण कैसे किसका क्या दृष्टिकोण है ये जानना। तो देखिए समाज भाषा विज्ञान का हिस्सा जो है वो बोलचाल की भाषा में ध्वनियों का अध्ययन ये नहीं है, ठीक है। तो समाज भाषा विज्ञान क्या है, जिसका संबंध समाज संस्कृति से संबंधित हो। समाज का भाषा पर, भाषा का समाज पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा थर्ड नंबर हो जाएगा राइट आंसर की बोलचाल की भाषा में ध्वनियों का अध्ययन ये समाज भाषा विज्ञान का हिस्सा नहीं है। ये सारे सही हैं इसलिए गलत हो जाएंगे और ये गलत है इसलिए सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए 23 अभिकथन है, स्कूल में प्रवेश करने वाले सभी बच्चे उच्च दक्षता के साथ भाषा का प्रयोग करते हैं, सही बात है। तो भाषा और सामाजिक सांस्कृतिक विविधता के कारण वे अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन करने में असमर्थ हैं। छोटा बच्चा है जब वो स्कूल आता है तो वो अपने साथ बहुत सारी चीज़ों को लेके आता है, ठीक है। मतलब वो अपने घर से, समाज से बहुत सारी चीज़ों को, भाषा को वो पहले से ही सीख के आता है। तो इस और भाषा और सांस्कृतिक विविधता इतनी भिन्नता है इसमें कि इसके कारण वे अपनी क्षमताओं, छोटा बच्चा होता है अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन करने में असमर्थ होता है। प्राथमिक स्तर का बच्चा जो होता है वो भाषा और संस्कृति की विविधता के कारण अपनी क्षमता का प्रदर्शन नहीं कर पाता है, ये भी सही बात है। तो दोनों आ और ता सही है और ता आ की सही व्याख्या है। दोनों आ और ता सही है लेकिन ता आ की सही व्याख्या नहीं है। अ सही है लेकिन ता गलत है, अ गलत है लेकिन ता सही है। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सेकेंड नंबर। दोनों अ और ता सही हैं, मतलब दोनों अपनी अपनी जगह पे सही हैं, लेकिन ता अ की सही व्याख्या नहीं करता है। ता जो है वो आ की व्याख्या नहीं करता है। इसके बाद देखिए सूची और ब के आधार पर सही विकल्प का चयन करें। इमिग्रेशन फॉर्म भरना, इमिग्रेशन क्या होता है, मतलब कहीं और जाकर अप्रवासी रूप से बसना। तो इमिग्रेशन फॉर्म सटीकता पर ध्यान देना होता है। ये फिर सेकंड, एक व्यावसायिक बैठक में एक प्रस्तुति देना, प्रवाह पर ध्यान केंद्रित करना होगा, आपात स्थिति में मदद के लिए पुकारना, सटीकता पर ध्यान देना, किसी पार्टी में दोस्तों के साथ बातचीत करना, प्रवाह पर ध्यान केंद्रित करना होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा, पहले देखिए इमिग्रेशन फॉर्म भरना मतलब सटीकता, ये वही कर सकता है जो सटीकता का ध्यान, मतलब जिसको व्याकरण का ज्ञान हो और वो अच्छे से चीज़ों को समझ पाए, ठीक है। तो जैसे कि शिक्षक क्या करते हैं, भाषा सिखाते समय बच्चों को सही व्याकरणिक रूप से पढ़ने और लिखने में बाध्य करते हैं। इससे क्या होता है, बच्चा सीखता है और वो इन सब चीज़ों को करने में समर्थ हो पाता है। जैसे कि कहीं फॉर्म भरना, कहीं जाकर अपनी वाणी से, मतलब अपनी बोल चाल से किसी को इम्प्रेस करना, ये सब चीज़ें जो है वो बच्चा अपनी वाणी के द्वारा और व्याकरणिक समझ के द्वारा सीख पाता है। तो फर्स्ट का क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा।
उसके बाद देखिए बी नंबर, एक व्यावसायिक बैठक में एक प्रस्तुति देना। कोई व्यावसायिक बैठक है, उसमें कोई जो है अपनी प्रस्तुति दे रहा है, तो इसमें भी सटीकता का ध्यान रखना होगा, तभी तो चीज़ों को अच्छे से बोल पाएगा। उसके बाद देखिए थर्ड नंबर, आपात स्थिति में मदद के लिए पुकारना। ये एक अनौपचारिक गतिविधि है, तो प्रवाह पर ध्यान केंद्रित करना होगा इसका। थर्ड जो होगा उसका सेकंड सही हो जाएगा कि प्रवाह पर ध्यान केंद्रित करना होगा, कि प्रवाह का संबंध अनौपचारिक गतिविधि से होता है। आपात के समय जब कोई बुला रहा है तो उसमें प्रवाह जरूरी है, उसमें औपचारिकता जरूरी नहीं है। किसी पार्टी में दोस्तों के साथ बातचीत करना, इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रवाह पर ध्यान केंद्रित करना। ठीक है, इसमें भी अनौपचारिक गतिविधि होती है। पार्टी में दोस्तों के साथ बात करना अनौपचारिक गतिविधि होती है, दोस्तों के साथ तो कोई कुछ भी बात कर सकता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो देखिए, फर्स्ट का फर्स्ट हो गया, सेकंड का थर्ड, थर्ड का सेकंड और फोर्थ का फोर्थ। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सेकंड नंबर। 25 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा कौशल के शिक्षण हेतु सबसे उपयुक्त गतिविधि है? कविता वाचन, नाटक, कक्षा में नाटक करना, वाद विवाद प्रतियोगिता आयोजित करना, भाषण प्रतियोगिता का आयोजन करना। देखिए बच्चा कैसा है, प्राथमिक स्तर का है, तो इसमें क्या होगा कि जब वो अपने भाषा कौशल के शिक्षण हेतु गतिविधि कर रहा है तो इसमें सबसे उपयुक्त क्या हो सकता है, कविता को पढ़ देना। तो केवल वो कविता को पढ़ देगा तो इससे कुछ सीखेगा नहीं, उसका सृजनात्मक विकास नहीं होगा, तो ये रॉन्ग। वाद विवाद प्रतियोगिता, सामने वाला जो बोलेगा उसी का उत्तर दिया जाएगा। फिर फोर्थ नंबर, भाषण प्रतियोगिता का आयोजन करना, ये भी नहीं हो सकता, भाषण प्रतियोगिता छोटा बच्चा है। इसमें जो सबसे उपयुक्त, देखिए ये सारे हो सकते हैं, ये मैं ऐसा नहीं बोल रही कि ये सब रॉन्ग है। कविता वाचन, वाद विवाद, इससे मतलब बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर, बहुत सारी चीज़ों का विकास होगा, लेकिन इसमें क्या कहा है, क्वेश्चन ने पूछा है कि सबसे उपयुक्त गतिविधि पूछा है, तो इसमें सबसे उपयुक्त जो हो जाएगा वो हो जाएगा सेकेंड नंबर, कक्षा में नाटक करना। नाटक से ज़्यादा सृजनात्मकता बच्चे के अंदर आएगी, वो अपने दिमाग से सोच सकेगा और सीखने की प्रक्रिया तेजी से ला पाएगा, अमूर्त को मूर्त रूप से प्रकट कर सकेगा वो। ठीक है, जो चीज़ सामने दिख नहीं रही है उसको वो मूर्त रूप में दिखा सकेगा सामने, और इसमें क्या होगा, छात्र जो है वो सक्रिय होगा, तो ये राइट हो जाएगा। इसके बाद 26 देखिए, सृजनात्मक लेखन के विकास के लिए सबसे उपयुक्त अभ्यास क्या होगा? इसमें भी देखिए सबसे उपयुक्त पूछा है। औपचारिक लेखन, अनौपचारिक लेखन, प्रतिवेदन लेखन और निबंध लेखन। तो देखिए इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा, पहले तो औपचारिक, नियम कानून के साथ लिखना, ये औपचारिक हो गया, और इसमें क्या सृजनात्मकता का विकास हो रहा है, सृजनात्मक लेखन है ये। अनौपचारिक लेखन, बच्चे अपने व्यवहारिक ज्ञान के द्वारा अनुभूति करके लिखता है, ठीक है, बिना रोक टोक के लिखेगा, स्वतंत्र रूप से कार्य करेगा बच्चा। प्रतिवेदन करना, प्रतिवेदन मतलब क्या होता है, कोई लिखित सामग्री है ना, कोई घटना है, कोई भी लिखित सामग्री किसी घटना या कार्य योजना को के बारे में प्रत्यक्ष देखा, मतलब उसको सामने से देखा, उसके बाद छानबीन किया उसके बारे में, उसके बाद उसको एक रिपोर्ट तैयार की, वही हो गया प्रतिवेदन। मतलब सामने आंखों देखी बात को एक लिखित रूप में एक रिपोर्ट बनाकर दे देना, वही होता है प्रतिवेदन। और निबंध तो आप जानते ही हैं, निबंध लेखन। तो जो सृजनात्मक लेखन के विकास के लिए जो सबसे उपयुक्त हो जाएगा अनौपचारिक लेखन। अनौपचारिकता में बच्चा क्या करेगा, बिना रोक टोक के स्वतंत्र रूप से अनुभूति के साथ लिखेगा। इसमें जैसे एग्जाम्पल में कैसे हो सकता है, किसी रिश्तेदार, किसी परिवार के लिए कोई पत्र लिख रहा है तो वो अपनी चीज़ों को उसमें व्यक्त करेगा। इसके बाद देखिए 27, संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल है, क्या शामिल, अवधी, नागपुरी, बोडो या फिर राजस्थानी। इसमें कौन सी भाषा सम्मिलित है? भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में टोटल कितनी भाषाएं हैं? 8वीं अनुसूची में शामिल कुल भाषा
कुल भाषा कितनी है? 22 है। ठीक। 1992 में कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, ठीक, ये जोड़ी गई है 1992 में। इसके बाद देखिए 2003 में बोडो, डोगरी, संथाली जोड़ी गई है, संथाली, और मैथिली भी है, ठीक है, इसमें ये भाषाएं जोड़ी गई हैं। राइट आंसर हो जाएगा बोडो। संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषा बोडो है। इसके बाद देखिए 28 नंबर, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 प्राथमिक स्तर पर किस भाषा को अनुदेशन माध्यम बनाने के लिए सिफारिश करता है? इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा मातृभाषा, क्योंकि जो एनसीएफ 2005 है वो रटने की विधि को खत्म करना चाहता है। ठीक है। अनुदेशन का अर्थ क्या हो गया? सूचना देना। अनुदेशन का मतलब सूचना देना। तो स्कूल, लेकिन इससे होगा क्या मातृभाषा से? जब बच्चा मातृभाषा में सीखेगा, बोलेगा, तो स्कूल के ज्ञान को बाहरी ज्ञान से जोड़ पाएगा। ठीक है। परीक्षा को एकीकृत कर पाएगा, और जब लचीलापन होगा तो अध्ययन करने में उसको आसानी होगी। ठीक है। भाषा में लचीलापन होना चाहिए, जिससे जो है बच्चा जो है वो अपनी बात को कह सकता है। परीक्षा को एकीकृत किया जाना चाहिए, और अध्ययन करने वाली पहली भाषा मातृभाषा होनी चाहिए, ऐसा एनसीएफ 2005 क्या कहता है? रटने की विधि खत्म करना, स्कूल्स को के ज्ञान को बाहरी ज्ञान से जोड़ना, परीक्षा को एकीकृत करना, लचीलापन बनाना, उसमें अध्ययन करने वाली पहली भाषा मातृभाषा होनी चाहिए। राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा। 29 व्याकरण शिक्षण हेतु सबसे उपयोगी विधि कौन सी है? तो व्याकरण शिक्षण विधि लेक्चर देना नहीं, लेक्चर देना ये व्याकरण शिक्षण हेतु सबसे उपयोगी विधि नहीं है। आगमन निर्देशन वार्तालाप नहीं, निर्देशन नहीं, आगमन विधि सबसे उपयुक्त हो जाएगी। क्या करता है इसमें? आगमन विधि में सबसे पहले उदाहरण दिया जाता है, ठीक, फिर नियम होते हैं, नियम बताए जाते हैं, उदाहरण से जोड़ के अनुभवों व उदाहरण के माध्यम से सामान्य नियम का निर्माण होता है। ठीक है। विश्लेषण प्रणाली भी कहते हैं इसको। ठीक है। बच्चा स्वयं ज्ञान को खोजने का प्रयत्न करता है, विशिष्ट से सामान्य की ओर जाता है, स्थूल से सूक्ष्म भी बोलते हैं, मूर्त से अमूर्त भी बोलते हैं, ज्ञात से अज्ञात, सरल से कठिन, इसके बहुत सारे नाम हैं। राइट आंसर हो जाएगा सेकंड, आगमन विधि। निगमन में उसका उल्टा निगमन होगा, नियम से उदाहरण की ओर। पहले बच्चे को नियम सिखाया जाएगा, फिर उदाहरण सिखाया जाएगा। बट प्राथमिक स्तर पर सबसे ज़्यादा आगमन विधि का प्रयोग उपयुक्त माना गया है। चॉम्स्की के अनुसार भाषा के अर्जन का आधार क्या है? आधुनिक भाषा विज्ञान के जनक जो हैं कौन हैं? चॉम्स्की जी हैं। भाषा अंतर्निहित एवं जन्मजात होती है। ये ऐसा कहते हैं कि भाषा जो है अंतर्निहित और जन्मजात होती है। बच्चों की भाषा अर्जन क्षमता की ही भाषा अधिग्रहण में आधार बनती है। मतलब जो अर्जन करता है बच्चा भाषा को, जो अर्जन क्षमता ही भाषा अधिग्रहण में आधार बनती है। भाषा अधिग्रहण का आधार क्या है? जो बच्चा घर परिवार से सीख के आता है। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 4th नंबर, अंतर्जात। चॉम्स्की के अनुसार भाषा के अर्जन का आधार है अंतर्जात। तो ये रहे कुल 30 क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करिएगा, और आगे आपको क्वेश्चन पेपर मिलते रहेंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। तब तक के लिए धन्यवाद।